हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विद नीलेश आनंदवाणी। मैं हूं आपका फ्रेंड नीलेश आनंदवाणी, प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी। और आज आप लोगों के सामने में जो टॉपिक लेके आए वो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है, वो है लिम्फोसाइट। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे लिम्फोसाइट कौन से सेल होते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ मैच्योर होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं और बेसिकली वो वर्क कैसे करते हैं हमारी बॉडी में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए टॉपिक पे आते हैं, वो है लिम्फोसाइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या होते हैं लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स आर चीफ एंड मेजर इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। लिम्फोसाइट्स आर चीफ major important cells of our body which is playing very important role in our immune system. लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सिस्टम में। ये बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेल्स है हमारी बॉडी के। लिम्फोसाइट्स आर अ टाइप ऑफ अ WBCs. Lymphocytes are basically belongs to the category called white blood cell, you can say WBC. अगर हम देखें तो WBC are of two category, granulocyte, agranulocyte. Granulocyte means which have a granule like neutrophil, eosinophil, basophil, and agranulocyte which don't have granule like a monocyte, and another one is lymphocyte. So जब हम सर्कुलेशन चैप्टर में जो हम बेसिकली क्लासिफिकेशन देखते हैं वो वाला मेन टाइप हम देख रहे हैं आज लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स ही होते हैं। जनरली lymphocytes are produced inside the bone marrow. They are produced inside the bone marrow by the process called lymphopoiesis. What is actually lymphopoiesis or what is actually the hematopoiesis? So I'll tell you what is meant by hematopoiesis. Hematopoiesis means blood cells formation. क्या होता है हेमेटोपोएसिस? हेमेटो मतलब होता है ब्लड और पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। अगर आप सिर्फ आरबीसी फॉर्म करते हो तो आप उसे कहोगे इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रो आरबीसी, इरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स। अगर आप सिर्फ डब्ल्यूबीसी फॉर्म करते हो तो आप उसे कहोगे ल्यूकोसाइटोपोएसिस। और अगर आप अगर आप मतलब प्लेटलेट फॉर्म करते हो तो आप उसे कहोगे थ्रोम्बोपोएसिस। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ WBC में लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे इसे? लिम्फोपोएसिस। सो व्हाट इज लिम्फोपोएसिस? Lymphopoiesis means formation of a lymphocyte. And where lymphopoiesis happen? lymphocyte कहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो lymphocyte हमारे बोन मेरो के अंदर फॉर्म होते हैं। हमारे बोन में, हमारे स्केलेटन में जो बड़े बड़े बोन है जैसे हुए यू कैन से क्लेविकल, स्कैपुला, स्कल, यू कैन से थाइस में फीमर है, यहाँ पे ह्यूमरस है, अल्ना रेडियस, टिबिया, फिबुला, ये जो बड़े बड़े बोन है इनके अंदर रेड कलर की एक जेली आती है जिसे हम कहते हैं रेड बोन मेरो। एंड रेड बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। सभी हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं स्टेम सेल से बनने वाले, वो सभी के सभी सेल बोन मेरो के अंदर ही फॉर्म होते हैं। हम जो डिस्कस करें वो है लिम्फोसाइट के बारे में। सो लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मेरो, बट देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइट लाइक T lymphocyte, one is T lymphocyte and second one is B lymphocyte. अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे काम करते हैं हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इन लिम्फोसाइट के बारे में। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। वन इज अ T lymphocyte, second one is B lymphocyte. Why we are calling as a T and why we are calling as a B lymphocyte? Remember, lymphocytes are produced from bone marrow. Both the lymphocyte, T lymphocyte as well as B lymphocyte, both are produced from bone marrow. But T lymphocyte mature in thymus. That is why it is called as a T lymphocyte. And B lymphocytes mature in
bone marrow. You can also called bursa. Inside the bone marrow there are certain cells which are called as a bursa of Fabricia. तो bone marrow के अंदर T lymphocyte और B lymphocyte दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन T lymphocyte बोन मैरो में से निकल के थाइमस के अंदर चले जाते हैं। ये हार्ट के पास में एक छोटा सा ग्लैंड होती है थाइमस, उसके अंदर टी लिम्फोसाइट मैच्योर होने के लिए चले जाते हैं। और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो प्रोड्यूस भी बोन मैरो में ही होते हैं और मैच्योर भी उसी के अंदर ही होते हैं। इसके लिए हम उनको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट को हम टी इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो थाइमस के अंदर मैच्योर होते हैं। T lymphocyte and B lymphocyte both are produced from bone marrow, but T mature in thymus and B mature in bone marrow. That's why they are called B and these are called as a T lymphocyte. Now we are going to see how T lymphocyte and how B lymphocyte work and which are the main property of their working. Generally, T lymphocyte work as CMI and they work as HMI. I don't have much space so that I can show you. I'll just show you one time full form and then I'll just rough it. CMI stand for cell mediated immunity. Okay, and HMI stand for humoral mediated immunity. I'll tell you what is the difference between CMI cell mediated immunity and HMI humoral mediated immunity. CMI cell mediated immunity, it is a immunity which is produced by the T lymphocyte. And T lymphocyte on self fight with a antigen or pathogen. Either they are virus, either they are bacteria, either they are fungi, protozoa, amoeba, paramecium, whatever. So T lymphocyte ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ इन सब से खुद लड़ते हैं, इसके लिए उसे हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट होते हैं वो खुद नहीं लड़ते हैं, वो अपने अंदर से एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी एंटीजन और पैथोजन इनके साथ लड़ती है, और इसके लिए इसे हम कहते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट फाइट ऑन सेल्फ विथ एंटीजन, whereas in B lymphocyte you can say in a HMI, B lymphocyte on self do not fight with the antigen, they produce one protein, this protein is called antibody, and this antibody destroy the antigen। तो डिफरेंस ये है, T lymphocyte खुद एंटीजन के साथ लड़ते हैं और B lymphocyte एंटीजन के साथ खुद नहीं लड़ते, बल्कि अपने अंदर से एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजन के साथ लड़ता है। तो ये डिफरेंस हुआ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी CMI और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी HMI के अंदर। तो चलिए हम डिटेल में देखते हैं कि T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट मैकेनिज्म कैसे करते हैं। यस, so let's discuss the topic called mechanism of action of a T lymphocyte and a B lymphocyte. Yes, mechanism of action of T lymphocyte. And here mechanism of action of B lymphocyte. So first I am going to teach you T lymphocyte, how basically they work. Actually T lymphocyte and B lymphocyte, both the main purpose of both of these cell, the main aim of both of these cell is to kill the antigen.
दोनों का मेन काम यही है कि एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करता है, उसे किल करना। दोनों का यही मकसद होता है, दोनों का काम यही होता है। लेकिन ये अपनी टेक्निक से किल करते हैं, ये अपनी टेक्निक से किल करते हैं, तभी तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इनको हम CMI में इंक्लूड करते हैं, इनको हम HMI में इंक्लूड करते हैं। तो आइए देखते हैं ये दोनों कैसे काम करते हैं। सो when T lymphocyte bind with the antigen, it produces 4 variety of a cell, and these varieties are T helper cells, second one cytotoxic cells, also called NK cells. NK cells means natural killer cells. NK cells means natural killer cell. Third one is suppressor cell, and fourth one is memory cells. I hope so you can see up to here in the camera. Let me see. Yes. So when T lymphocyte bind with the antigen, it get divided into 4 variety: T helper cell, cytotoxic cell, suppressor cell and memory cell. And how it happened, I'll tell you. जब T lymphocyte, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो ये एक एंटीजन है, ठीक है, ये एंटीजन है और ये वाला लिम्फोसाइट है। तो जब ये लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड होता है, तो उस एंटीजन को मारने के लिए टी लिम्फोसाइट अपने अंदर में से 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये सेल्स होते हैं हेल्पर टी सेल। आप नाम से ही समझ गए होंगे, इन सब का नाम से ही समझ में आ जाता है कि इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए। हेल्पर टी सेल ये हेल्प करते हैं किसको? साइटोटॉक्सिक सेल को। और सप्रेसर सेल ये इम्यूनिटी कम करते हैं, और मेमोरी सेल ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में जब ऐसी कंडीशन आए तो ये उनको किल कर सकें। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। So let's start. How basically helper cell work? T helper cells are the type of a T lymphocyte. T helper cell are the type of lymphocyte which produces cytokines, which activates साइटोटॉक्सिक सेल और नेचुरल किलर सेल। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमारे सेल के अंदर हमारी बॉडी के अंदर ये एक एंटीजन आ गया है। हमारी बॉडी के अंदर ये एक एंटीजन आ चुका है। दिस एंटीजन एजी मींस एंटीजन, मतलब कोई भी बाहर से आने वाला बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और डिसीज कॉज करता है, हम उसे क्या कहेंगे? एंटीजन, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एजी। व्हाटएवर आइदर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, अमीबा, पैरामीशियम, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, it is considered as an antigen, pathogen or foreign particle, and this particle is going to cause infection and disease in our body. So we are going to kill that organism. So just imagine that this antigen is entering our body. Now who is going to kill that antigen? Cytotoxic cells are going to kill that. But how cytotoxic cell will came to know that antigen is already entered? इस एंटीजन को मेनली किल कौन करेगा? साइटोटॉक्सिक सेल किल करेंगे। लेकिन साइटोटॉक्सिक सेल को पता कैसे चलेगा कि ये एंटीजन बॉडी में एंटर कर चुके हैं? तो उनको कैसे पता चलेगा? हेल्पर टी सेल्स के थ्रू। तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं? हेल्पर टी सेल्स एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिस केमिकल का नाम है साइटोकाइंस, और साइटोकाइन साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। किसको एक्टिवेट कर देते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल्स को, या तो आप कहो नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और ये सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इनको किल करते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। दिस साइटोटॉक्सिक सेल, साइटो मींस सेल और यू कैन से साइटोप्लाज्म, टॉक्सिक मींस पॉइजन। सो दीस आर व्हिच टाइप ऑफ सेल? These are the type of cell which produces toxin in the antigen. They are also known as a natural killer cell because they are having ability to kill the antigen. Therefore, they are called as a natural killer cell. साइटो का मतलब होता है
साइटोप्लाज्म या तो सेल, और टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, और ये सेल है। साइटोटॉक्सिक सेल मतलब ऐसे सेल जो एंटीजन के अंदर पॉइजन इंसर्ट कर देंगे और पॉइजन के थ्रू एंटीजन मर जाएंगे। इनको हम नेचुरल किलर सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरली एंटीजन को किल करने में काम में आते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं नेचुरल किलर सेल। अभी मैं आपको बताता हूं ये कैसे किल करते हैं। After activated cytotoxic cell or natural killer cell with the help of cytokines, these cells produces one chemical. This chemical is called as the perforin. This chemical is called perforin. ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं कौन? साइटोटॉक्सिक या तो नेचुरल किलर से। और ये परफोरिन बेसिकली कहाँ इंसर्ट कर दिया जाता है? एंटीजन के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर एंटीजन का क्या हो जाता है? एंटीजन फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। फुल्ली एंटीजन क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो इनको डिस्ट्रॉयड कौन कर रहा है? साइटोटॉक्सिक सेल। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग सम पॉइजनस केमिकल इनसाइड द एंटीजन। इनको हम साइटोटॉक्सिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंटीजन के अंदर कुछ पॉइजनस सब्सटेंस इंसर्ट करते हैं, जहरीले केमिकल इंसर्ट करते हैं, इसके लिए हम इनको कहते हैं साइटोटॉक्सिक सेल। तो जैसे ही जहरीले केमिकल अंदर जाते हैं तो एंटीजन का फुल्ली डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाता है एंटीजन। जैसे ही एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उससे क्या होता है? ये एंटीजन अभी खत्म हो गया, फिर अब सप्रेसर सेल का काम आएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ एंटीजन नाउ देयर इज अ रोल ऑफ सप्रेसर सेल। व्हाट इज अ रोल? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मान लो दो लोग है ना कुश्ती लड़ रहे हैं, यस, बॉक्सिंग खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। तो एक बंदा दूसरे को मारे ही जा रहा है। अब दूसरा बंदा नीचे गिर पड़ा है और उसने हार मान ली है। तो रेफरी बेसिकली जो बीच में होता है, अंपायर समझ लो, आप रेफरी समझ लो, दोनों के बीच में जजमेंट करने वाला, तो वो रेफरी दूसरे को बोलेगा कि यस उसने हार मान ली, अभी तुम रुक जाओ। सेम वे साइटोटॉक्सिक सेल परफोरिन नाम का केमिकल एंटीजन के अंदर इंसर्ट करते ही जाएगा जब तक सप्रेसर सेल उनको कमांड नहीं करते कि यस अब आप शांत हो जाओ, एंटीजन ऑलरेडी मर चुका है। सो सप्रेसर सेल का नाम ही है सप्रेसर। ये क्या करेगा? ये साइटोटॉक्सिक सेल को कमांड करेगा कि अभी आप you just take a rest now because antigen is fully destroyed। अगर सप्रेसर सेल साइटोटॉक्सिक सेल को ये कमांड नहीं करते कि आप इनएक्टिव हो जाओ, तो क्या होगा? ये परफोरिन केमिकल एंटीजन में जाती रहेगा, एंटीजन ऑलरेडी मर चुके हैं, तो ये केमिकल है ना हमारी बॉडी में क्या कॉज करेगा? एलर्जी कॉज करेगा। सो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो सप्रेसर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ सप्रेसर सेल। Suppressor cells are the type of a cell which basically stop the action of cytotoxic cell. When cytotoxic cell is producing perforin chemical which destroy the antigen, after death of antigen, suppressor cell command the cytotoxic cell that you must take a rest now, otherwise this perforin it will cause an allergy to the on human being, on cells. That's why suppressor cell, helper cell start activation to the cytotoxic cell. After complete destroyed of antigen, suppressor cell stop the action of cytotoxic cell। मतलब साइटोटॉक्सिक सेल एंटीजन को मारने के लिए, लेकिन उनको हेल्प कौन करते हैं? हेल्पर सेल। और एंटीजन को डिस्ट्रॉय होने के बाद उनको स्टॉप करने की कमांड कौन करते हैं? सप्रेसर सेल। तो ये सप्रेसर सेल का फंक्शन हो गया। सो सप्रेसर सेल स्टॉप एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, ये हो गया साइटोटॉक्सिक सेल्स का फंक्शन को स्टॉप करने के लिए कौन काम में आते हैं? सप्रेसर सेल। अभी मेमोरी सेल्स का काम क्या है? जस्ट इमेजिन व्हाई वी आर टेकिंग अ वैक्सीन, when we are taking, say for example polio vaccine, we are taking a polio vaccine, means children those who are taking polio vaccine, the polio drop contains structure of polio virus. This polio virus goes inside the body. I'm telling you inactivated polio virus, not activated polio virus. क्या होता है जब पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं तो उसमें से फंक्शनल पार्ट डिलीट किया जाता है और पोलियो वायरस के से स्ट्रक्चरल पार्ट बेबी मतलब चिल्ड्रंस के अंदर में जाता है। जैसे ही वो स्ट्रक्चरल पार्ट अंदर जाता है तो पोलियो वायरस का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के मेमोरी सेल रिमेंबर कर लेते हैं और फ्यूचर में वो क्या प्रोड्यूस करके रखते हैं?
एंटीबॉडी अपने अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर नेचुरली पोलियोवायरस उस चाइल्ड के बॉडी में आता है तो वो एंटीबॉडी जो हमने पहले से ही प्रोड्यूस करके रखी है वो एंटीबॉडी उस वायरस को किल करने में मदद करेंगे। तो मेमोरी सेल का काम क्या है, पहले से ही उसका स्ट्रक्चर की इमेज को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। मेमोरी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ एंटीजन, and if this antigen repeat comes after few days, after few months, then antibody which is already produced by our body through the image, then it will help in the killing that antigen as soon as possible, fasterly. अब सब लोग कोरोना में बेसिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं। तो क्यों, ताकि अगर वैक्सीन अगर हमने पहले, अभी हम हेल्दी हैं, ठीक है, अगर हमने वैक्सीन पहले से ही लेके रखी तो कोरोना के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटीबॉडी। और मान लो फ्यूचर में अगर हमें भी कोरोना हो जाता है तो हमें कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट ऑलरेडी हमारी बॉडी में काफी ज्यादा एंटीबॉडी होगी और उस एंटीबॉडी के थ्रू हम कोरोना को किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मेमोरी सेल का फंक्शन। मेमोरी सेल वैक्सीन में ही काम में आते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ टी लिम्फोसाइट। नाउ कमिंग टू द बी लिम्फोसाइट। सो जैसे टी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड होने के बाद 4 टाइप में डिवाइड होता है, वैसे ही बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड होने के बाद 2 अलग अलग प्रकार के लिम्फोसाइट में डिवाइड होता है, 2 अलग अलग प्रकार के बी लिम्फोसाइट में डिवाइड होता है। As we know that T lymphocyte, when it combined with the antigen and turn into actually 4 varieties such as a helper, you can say cytotoxic, suppressor and memory. Same way, when B lymphocyte bind with the antigen, it get divided into 2 varieties, and these 2 varieties are, first one is memory B cells and second one is प्लाज्मा बी सेल्स। हाँ, अभी ये देखिए, दिस मेमोरी सेल हैव अ सेम फंक्शन लाइक memory cells of T lymphocyte. So memory cells of T lymphocyte and memory cells of B lymphocyte both have a same function to remember structure of antigen. But here we have to discuss about plasma cell. So plasma cell basically work in a 3 way. Plasma cell work in a 3 way. First, they undergo immobilization. First step is immobilization. Second step is phagocytosis. And third step is न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, जब बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ बाइंड होता है तो बाइंड होने के बाद उनमें से 2 प्रकार प्रोड्यूस होते हैं, 2 अलग अलग टाइप प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है मेमोरी बीटा सेल और दूसरा होता है प्लाज्मा बीटा सेल। मेमोरी सेल का फंक्शन वही होता है जो टी लिम्फोसाइट में था, टू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीजन। लेकिन प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है? प्लाज्मा बीटा सेल्स they are killing the antigen by 3 steps. First one immobilization, second one phagocytosis, and third one neutralization. I would like to add one point here. This plasma cell produce antibody which is also known as a immunoglobulin. ठीक है, प्लाज्मा सेल्स का मेन काम क्या है? प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी को ही हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी को ही हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। और इसके कितने टाइप थे? इसके 5 टाइप थे। इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन मेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली डेल्टा एंड लास्ट वन इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। तो ऐसे 5 टाइप थे। IG stand for immunoglobulin, G stand for gamma, A stand for alpha, M stand for meta, D stand for delta, E stand for epsilon. These are always keep in this sequence. First one G, then A, then M, then D, then E. Why it is so? Because gamma have highest concentration in our body. Then second position is alpha, third position is meta, fourth position is delta, and last one is epsilon. Okay, so I'll tell you how this immobilization, phagocytosis and neutralization takes place. See, I'll give a demo. आप इमेजिन करो कि ये एंटीजन हमारी बॉडी में आता है।
अभी ये एंटीजन को टी लिम्फोसाइट कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली टी लिम्फोसाइट अगर कुछ नहीं कर पाते तो इनको कौन किल करेगा? बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, पहले इनके ऊपर एक एंटीबॉडी छोड़ देते हैं, फिर वो एंटीबॉडी गेमा हो सकती है, अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, सॉरी मेटा हो सकती है, डेल्टा हो सकती है, इप्सिलॉन हो सकती है। जिसका एंटीबॉडी का शेप इस एंटीजन से मैच करेगा वो होगी एंटीबॉडी, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे एंटीबॉडी इसके ऊपर आती है तो पहले स्टेप क्या होती है? इमोबिलाइजेशन, मतलब इसकी जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट को पहले स्टॉप, और जैसे इसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है तो एंटीबॉडी से पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसे हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट मूवमेंट स्टॉप करना मतलब इमोबिलाइजेशन, फिर उसे फुल्ली डिस्ट्रॉय कर देना, दैट विल बी फेगोसाइटोसिस। और डिस्ट्रॉय होने के बाद कुछ टाइम के बाद डिस्ट्रॉयड पार्ट फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, वो न होने चाहिए, इसके लिए इनको 100% डिस्ट्रॉय करना। वो कौन सी स्टेप होती है? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इस एंटीजन को पूरा का पूरा इनएक्टिव करना, ये होता है न्यूट्रलाइजेशन। When B lymphocyte produce antibody, this antibody fall down on the antigen and then it performs a 3 tasks. First one is antigen is moving, so movement is basically stopped by the process called immobilization. Then it is fully destroyed. Actually, it is destroyed by the process called phagocytosis. And finally, the destroyed particle should not again becomes a more active. Therefore, third step is performed. That third step is called neutralization. After neutralization, this antigen is fully destroyed from our body. This antigen is fully destroyed from our body. तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन जब बॉडी में एंट्री करते हैं तो उसे इनेट इम्यूनिटी के साथ फाइट करना पड़ता है, और अगर इनेट इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पाती उसके अगेंस्ट तो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक इम्यूनिटी काम करती है। फिर वो टी लिम्फोसाइट से अगर फाइट करती है पहले तो उसे हम कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और अगर बी लिम्फोसाइट के साथ बाइंड करती है तो उसे हम कहेंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। बट बोथ दिस आर द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। मैं फिर से एक बार 5 मिनट में आपको पूरा समझा देता हूं। Lymphocytes are the chief and major important cells of our body. They are playing very important role in our immune system. Lymphocytes are produced from the bone marrow by the lymphopoiesis or hematopoiesis. There are two varieties of lymphocyte, T lymphocyte and B lymphocyte. T lymphocyte, they are produced from bone marrow but mature in thymus, therefore they are called T lymphocyte. Whereas B lymphocyte produced from bone marrow as well as matured in bone marrow, so they are called B lymphocyte or bursa of Fabricia cell. They are produced from bursa of Fabricia cell or B lymphocyte. You can say bone marrow or bursa of Fabricia cells. When T lymphocytes work, the technique is called cell mediated immunity because T lymphocyte own self undergo in the field and kill the antigen. Whereas when B lymphocyte bind with the antigen, it basically produce one chemical that's called as an antibody, which is one type of a protein. That antibody is called immunoglobulin, which destroy the antigen in a specific technique. How? I'll tell you. When T lymphocyte bind with the antigen, it get divided into 4 variety. T helper cell, which produce cytokinin to alert the cytotoxic cell or killer cell to produce perforin chemical to kill the antigen. And third, suppressor cell. They are basically suppressing or stopping the action of cytotoxic cell. And fourth one is memory cell. They basically remember the structure of antigen. In future, if antigen return comes, then it will be fully destroyed within a few seconds, just because a memory cell already remember the structure of that antigen. How the antigen work, the memory cell already know. When B lymphocyte bind with the antigen, it get divided into 2 variety of cell, such as a memory beta cell and plasma beta cell. Memory cell remember the structure of antigen same like the memory cells of T lymphocyte, and plasma beta cell basically produces antibody, which is called immunoglobulin, which are of 5 category. Immunoglobulin gamma, which has a highest concentration in our body. Immunoglobulin alpha, which is second rank, and it is found in the mother's milk during the colostrum milk, a thick milk. And immunoglobulin beta, which stood a third rank, which is found in mother's blood, you can say pregnant woman's blood, transfer from pregnant woman to her fetus. And immunoglobulin delta, which stood a fourth rank, and immunoglobulin epsilon E,
IgE, which stood a fifth rank and last rank, you can say. Immunoglobulin epsilon is helped during the allergic reaction. So this is about you can say plasma cell. Plasma cell react with the antigen by doing 3 steps. First one, stopping its movement called immobilization, then killing them, destroying them, phagocytosis, neutralization, fully destroying the you can say antigen. This is called neutralization. So this was about topic called लिम्फोसाइट. काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्यून सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में. तो ये था लिम्फोसाइट्स के बारे में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ वीडियो को छोड़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरा भी वीडियो. मैं जनरली देखता हूँ कि व्यूज़ है ना हज़ारों लाखों होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर काफ़ी कम होते हैं. मुझे ये समझ में नहीं आता सब्सक्राइब करने में आपको कौन सा 150 रुपये 200 रुपये लग रहे हैं. सब्सक्राइब करने के लिए आपका कुछ नहीं जाता है. अगर आपका गूगल अकाउंट है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि अगर शुरुआत से लेकर एंड तक आपने किसी का वीडियो देखा है तो आपको उनका वीडियो पसंद आया है. वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो बार बार देखने के लिए आपको उनका वीडियो को सब्सक्राइब करना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे. Hey, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ नीलेश आनंदवाणी. आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूं वो है फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. आप ऐसे भी कह सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो जैसे हम लोगों को पता है कि हमने 2 प्रकार की इम्यूनिटी देखी थी. एक इम्यूनिटी थी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी थी अक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी को हमने कहा था नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और अक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने कहा था स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ऑल्सो known as a artificial immunity. Artificial immunity just because it is not ready made, and non-specific immunity is also known as a natural immunity. लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि इनेट इम्यूनिटी के कुछ फीचर्स नहीं होते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स होते हैं. तो चलिए हम देखते हैं. Today I am going to discuss with you some features of acquired immunity. Acquired immunity is also known as a specific immunity. It is also known as a artificial immunity just because it is not always ready made. That's why it is called artificial immunity. Today I am going to discuss with you some features of acquired immunity, and I'll teach you 4 important features of acquired immunity. If you understood these features of acquired immunity, then the topic will be very easy for you. Topic will be very easy for you to understand in future. So let's start with the features of acquired immunity. There are basically 4 different features I'm going to teach you about acquired immunity. Features can also be considered as a property. However, there is no difference between them. So first one is specificity. First one is specificity. Second one is differentiate between self and non-self antigen. Third property, memory. And fourth property, diversity. Fourth property, diversity. Now let's discuss with this all this property. अगर मैं आपको कहूं कि ये प्रॉपर्टी काफी इजी है समझना तो ये इजी भी है, लेकिन अगर आप उसे वन टाइम में प्रॉपरली समझ लेते हो तो अगर आप बुक में से 10 बार भी पढ़ोगे ना तो भी ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर कोई आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है तो आपको इजीली समझ जाएगा. और देखिए ऑलमोस्ट 10-15 मिनट में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा. चलिए देखते हैं. व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी? What is the specificity? As I told you in the immunity, there are 5 type of antibody. Yes, there are 5 type of antibody. Say for example, antibody immunoglobulin gamma, immunoglobulin alpha, immunoglobulin beta, immunoglobulin
delta and immunoglobulin epsilon. There are 5 type of antibody. जनरली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ डबल चेन होते हैं, कुछ सिंगल चेन होते हैं, कुछ हेवी होते हैं और कुछ लाइट चेन होते हैं। तो ये वाले चेन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये समझ लीजिए एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी के टोटल कितने टाइप होते हैं? एंटीबॉडीज आर बेसिकली ऑफ 5 डिफरेंट कैटेगरी, such as immunoglobulin gamma, immunoglobulin alpha, immunoglobulin beta, immunoglobulin delta, immunoglobulin epsilon। अब आप ये सोच रहे होंगे सर कभी एंटीबॉडी बोल रहे हैं, कभी इम्यूनोग्लोबुलिन बोल रहे हैं। सो एंटीबॉडी को ही हम क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हम डेफिनेशन देखें, मैं एक्चुअली इस टॉपिक के बाद आपको एंटीबॉडी पढ़ाने वाला, लेकिन डेफिनेशन अगर हम देखें तो एंटीबॉडी इज नथिंग बट द टाइप ऑफ immunoglobulin which is produced in our body in response to entry of antigen to kill the antigen। एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन का एक ऐसा टाइप होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है एज अ प्रोटीन के तौर पे। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ये तभी प्रोड्यूस होता है जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर कर जाता है, और उस एंटीजन को मारने के लिए, उसे किल करने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज आल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 प्रकार है। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, G मतलब गेमा, A मतलब अल्फा, M मतलब मेटा, D मतलब डेल्टा, E मतलब एप्सिलॉन। तो ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं। अब हम चलते हैं स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी के ऊपर। स्पेसिफिसिटी मतलब क्या? मान लो मैं 5 प्रकार के एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज G, ओके, दिस इज G, this one is A, this one is M, this one is D. However, we will do some changes. This is D, and this one is E, and the structure of antigen is like that. Structure of antigen is like that. मैंने 5 प्रकार के 5 प्रकार के एंटीबॉडी ड्रॉ किए हुए, जैसे ये इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा हुआ, ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन मेटा, ये इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा और ये इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। ये 5 अलग अलग प्रकार के शेप है एंटीबॉडी के, और ये वाला है हमारा एंटीजन। अब आप सोचो, अगर एंटीजन ऐसा है तो इनमें से 5 में से कौन उसके शेप को मैच करता है? तो ऑब्वियसली आप कहोगे फर्स्ट वन, G वाला। तो ये यहाँ से इजीली यहाँ पे सर्कुलर पोजीशन में यहाँ पे मैच हो जाएगा। अगर ये हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो प्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पे तो बेसिकली हाफ सर्कल के जैसा है। तो इसके लिए इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा जो है वो स्पेसिफिकली बाइंड होगा। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक एंटीजन, आप ऐसे भी कह सकते हो, अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैन बाइंड टू द स्पेसिफिक एंटीजन अकॉर्डिंग टू द शेप, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। मान लो आपके पास एक ये मार्कर है, ठीक है, और आपके पास एक पेन का, एक स्केच पेन का, एक कलर का, ऐसे अलग अलग लीड है। तो इस मार्कर के ऊपर सिर्फ इस मार्कर का लीड ही मैच करेगा, और दूसरा कोई मैच नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पेसिफिसिटी इन देयर शेप। तो एंटीबॉडी भले 5 है हमारी बॉडी में, लेकिन एंटीजन का स्ट्रक्चर एक ही एंटीबॉडी से मैच करता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। Moving towards a differentiate between self and non-self antigen, differentiate between self and non-self antigen। तो ये एक्चुअली ये प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं ये पढ़ाता हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैच करती है। Now this is the structure of antibody. I am going to teach you diversity. Diversity means, diversity का मतलब ये होता है changes, बदलाव, changes। This is the structure of antibody. Imagine that suppose more than here in specificity what we discuss, a specific antibody bind to the specific antigen। हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन को ही बाइंड करेगी। तो मान लो अगर हमारी बॉडी में एट अ टाइम 3-4 ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाते हैं, हो सकता है मान लो अगर हमें मलेरिया होता है, सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
उसके साथ ही टाइफाइड के भी अगर सिम्टम दिखते हैं तो इट इज कॉज ड्यू टू साल्मोनेला टाइफी। उसके साथ अगर हमें टीबी के भी सिम्टम दिखते हैं तो क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। तो 2 बैक्टीरिया और 1 प्रोटोजोआ एक साथ हमारी बॉडी में एंट्री कर जाते हैं, तो ये है 3 एंटीबॉडी, ठीक है। लेकिन अगर कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो और अगर ऐसे 5 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म हो तो क्या होगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक एंटीबॉडी अपना शेप 2000 टाइम चेंज कर सकती है। एक एंटीबॉडी अपना शेप 2000 टाइम चेंज कर सकती है। मतलब हमारे पास कितनी एंटीबॉडी है, 5, और ये कितने बार अपना शेप चेंज कर सकती है, 10,000 टाइम। तो 10,000 ऑर्गेनिज्म तक हमारी बॉडी में फाइट करने की एफिशिएंसी कैपेसिटी होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डाइवर्सिटी इज अ एबिलिटी, डाइवर्सिटी इज ability of antibody to change its shape according to structure of antigen। जैसे एंटीजन का स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी अपने आप को उस शेप में चेंज कर देगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो अगर ये वाला एंटीजन ऐसा नहीं होता और इस एंटीजन का स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली ऐसा होता, इस एंटीजन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता, ठीक है। तो इनमें से कोई भी इसे मैच नहीं कर रहा। अब आप कहोगे कि ये वाला उससे मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये जो पोर्शन है इससे ज्यादा है। तो क्या होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएंगे, या तो इनमें से जो भी स्ट्रक्चर इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है वो अपने आप में थोड़े चेंजेस कर लेगा, और उस चेंजेस को हम कहेंगे डाइवर्सिटी। ये चेंजेस क्यों होता है, ताकि एंटीजन को एंटीबॉडी प्रॉपर्ली बाइंड हो जाए। एंटीबॉडी हमारे पास है ये 5, और एंटीजन का स्ट्रक्चर अगर इन 5 में से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा, तो इनमें से एक एंटीबॉडी जो उससे थोड़ी बहुत मैच होती है वो अपने आप का शेप चेंज कर देगी, और शेप इसके लिए चेंज करेगी ताकि वो एंटीजन के साथ इजीली बाइंड हो जाए और उसे किल कर पाए। तो एक एंटीबॉडी 2000 बार अपना शेप चेंज कर सकती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। Diversity is nothing but the ability of an antibody to change its shape according to the shape of an antigen, so that antigen and antibody will bind with each other and they will turn into the means antigen will be fully destroyed with the help of antibody. So this property is called diversity. Moving towards third property, मतलब ये जो मैंने skip की थी वो वाली, differentiate between self and non self antigen। मैं ये समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। There are so many people, those who are basically keeping a pet like a dog। काफी लोग होते हैं ऐसे जो बेसिकली डॉग को घर में रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो डॉग उनके घर में होता है, उनके घर वालों को कुछ नहीं करता, उनके घर वालों के ऊपर कभी भी नहीं भौंकेगा वो। लेकिन बाहर का कोई भी आता है तो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा, उनके ऊपर भौंकेगा। तो ये क्यों होता है, बिकॉज डॉग ने इन लोगों को डेली देख लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो उनके ऊपर अटैक करेगा। सेम वे हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो एंटीजेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर परमानेंट स्टोर करते हैं। और अगर जो एंटीजन हमारी बॉडी का नहीं है और बाहर से अगर आता है तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है एज अ क्या समझ के, एज अ नॉन सेल्फ एंटीजन समझ के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये है हमारे आरबीसी, दिस इज आवर रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन्स होते हैं। इन एंटीजन को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप एंटीजन, क्योंकि ये हमारी बॉडी का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अब मान लो अगर आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, तो आपके ऊपर कौन सा एंटीजन है, आपके पास है बी एंटीजन। और अगर आप ए वाले ब्लड ग्रुप से ब्लड लेते हो तो उसके ऊपर ब्लड के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन। तो जैसे ही ए एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल उसे डिटेक्ट कर लेंगे। आप सोचोगे मेमोरी सेल और इनका क्या काम है, मेमोरी सेल ही स्ट्रक्चर स्टोर करते हैं, लेकिन इस फीचर को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट, मतलब पहचानना कि ये हमारा खुद का एंटीजन है,
सेल्फ एंटीजन है या तो बाहर का एंटीजन है। अब मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, अगर मैं किसी बी पॉजिटिव वाले से ब्लड लेता हूँ तो वो ब्लड जैसे ही मेरी बॉडी में आएगा तो मेरा बी पॉजिटिव है, मेरे अंदर बी एंटीजन है, उसका भी बी पॉजिटिव है, उसके अंदर भी बी एंटीजन है, तो मेरे मेमोरी सेल उसे क्या कंसीडर करेंगे, सेल्फ एंटीजन। लेकिन अगर मैं ए बी पॉजिटिव से या तो ए पॉजिटिव वाले से ब्लड लेता हूं तो ए पॉजिटिव वाले का ए एंटीजन जैसे ही मेरी बॉडी में एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल क्या कंसीडर करेंगे, उसे नॉन सेल्फ एंटीजन करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे उसे, फॉरेन एंटीजन, आउटसाइडर एंटीजन। फिर हमारे बॉडी में जो WBCs हैं उस एंटीजन को किल करने के पीछे लग जाएंगे। तभी जब हम सेम ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं या तो रिसीव करते हैं हमारी बॉडी में रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हम किसी और का ब्लड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है, जस्ट बिकॉज हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स नाम के सेल्स हैं जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के एंटीजन है या तो ये बाहर के एंटीजन है। जैसे हमारे घर का डॉगी होता है वो ये डिसाइड करता है कि ये हमारे घर के लोग हैं या तो ये बाहर के हैं। अगर मान लो आपके घर में डॉगी है और आपका एक फ्रेंड है जो पहली बार आपके घर में आ रहा है तो डॉगी उसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन जब आपका फ्रेंड डेली आपके घर में आते रहेगा तो डॉगी उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, बिकॉज डॉगी को ये चीजें पहचान में लग जाती है कि ये भी घर का ही मेंबर। ऐसे समझ लो हमारे घर का जो छोटा बच्चा होता है, यस अ बेबी ऑफ अराउंड यू कैन से 6 month 1 year 2 year, 1 साल का जो बच्चा होता है वो 1 साल का बच्चा घर के लोगों के पास जाएगा लेकिन दूसरों के पास नहीं जाएगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि घर के लोगों को वो डेली देख रहा है ना और बाहर वाले लोगों को नहीं पहचानता। सो सिंपली लॉजिक इज दैट हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के एंटीजन को सेल्फ एंटीजन कंसिडर करते हैं जिनके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं दिखाते हैं, और बाहर के एंटीजन को हम कंसिडर करते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन जिनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एज ए एंटीजन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट एक्शन दिखाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, मान लो X पर्सन ने Y पर्सन को किडनी डोनेट की, ठीक है। अगर किडनी Y पर्सन के बॉडी में वो मैच नहीं होती है तो Y पर्सन की जो बॉडी की जो मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल ब्रेन वाले नहीं होते हैं, ये वाले होते हैं ब्लड वाले। तो ये ब्लड वाले मेमोरी सेल उसकी किडनी को कंसिडर करेंगे एज ए एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन, और फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएगी और फिर उस किडनी को हमें फिर से रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड differentiate between self and non-self antigen, means identify whether this is our own antigen or this is outsider antigen. This is very important feature in our immunity. फोर्थ वाली मेमोरी बेसिकली इसी से रिलेटेड है, मतलब ये वाली इससे रिलेटेड है। स्पेसिफिसिटी एंटीबॉडी टोटल 5 ही है, लेकिन अगर एंटीजन उससे ज्यादा है तो एंटीबॉडी अपना शेप चेंज कर सकती है जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। और एंटीजन हमारी बॉडी का है या बाहर का है उसे पहचानने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। लेकिन ये करता कौन है, ये हमारी बॉडी के मेमोरी सेल्स करते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं memory property. So memory property is the property of our acquired immunity which is responsible for remembering the structure of our antigen. और अगर कोई भी बाहर से एंटीजन आ जाए तो डायरेक्टली ये कंसिडर कर लेते हैं दिस इज अवर नॉट एंटीजन, दिस इज आउटसाइडर एंटीजन, एंड आउटसाइडर एंटीजन कैन बी द प्रॉब्लमेटिक। सो दिस इज अबाउट फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मैं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी थैंक यू कहना चाहूँगा आप लोगों का कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। जब भी आप अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ते हो और अगर आपको अक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये फीचर्स नहीं पता आपको तो फिर अक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ के भी कुछ फायदा नहीं। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको ये फीचर्स पता होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and press the bell icon so that you will get notified whenever my new video will come on the YouTube. Thank you so much. Have a good day. Hey, hello friends. This is Professor Nilesh Anandwani and मैं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं जिसका नाम है बायोलॉजी एग्जाम प्रिपरेशन विथ निलेश आनंदवानी। आज मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेके आया हूं वो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले। एकदम छोटा सा वीडियो होगा, आप लोगों को इजीली समझ जाएगी ये पॉइंट। एंटीजन मींस एजी, एंटीबॉडी मींस एबी। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन को हम शॉर्ट में एजी लिखते हैं, एंटीबॉडी को एबी लिखते हैं शॉर्ट में।
तो हम देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपस में कैसी होती है। मैं पहले एक एंटीजन का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं आपके सामने, एक बेसिक सा एंटीजन और एंटीबॉडी का। This one is antibody. Yes, this one is antibody. This is also called, I'll tell you later. Yes, first of all let me complete this diagram. This one is antigen. Okay, let's start. So here I have drawn the two basically the structure of antigen and structure of antibody. Antibody generally does not look like that. Antibody is generally the Y shape. Okay, but here I have shown you. I wanted to tell you how basically antigen and antibody react with each other. They joined with each other, and then basically antibody destroy the antigen. वो actually कैसे होता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए नहीं तो एंटीबॉडी का बेसिकली शेप है ना वाई शेप होता है, लेकिन यहाँ पे हमने वाई शेप की जगह पर ऐसे डायग्राम ड्रॉ की हुई। तो लेट्स स्टार्ट हाउ इट वर्क्स। एंटीजन is any foreign particle which is coming from outside to cause infection and diseases. Antigen, this site of antigen is also known as epitope and also known as antigenic determinants, and the site of antibody is called paratope, which is also called antibody determinants. अब आप ये चीजें समझ लीजिए। ये देखिए ये वाला है एंटीजन, रेड कलर मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है। तो एंटीजन का वो वाला हिस्सा जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उस पार्ट को हम कहते हैं एपिटोप। और ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स। एंटीजन को डिटरमाइन करने में मदद करता है, इसके लिए हम इसे कहते हैं एंटीजन डिटरमिनेंट्स। और एंटीबॉडी का ये वाला हिस्सा जो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है, तभी हमने उसे कहा है पैराटोप, और वो एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है तभी हम उसे कहते हैं एंटीबॉडी डिटरमिनेंट्स। ये एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करता है, एंटीबॉडी को शो करता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं एंटीबॉडी डिटरमिनेंट्स। तो अब लॉजिकली क्या होगा, अब आप ये समझ लो, दिस इज एंटीजन, द पार्ट ऑफ एंटीजन व्हिच बाइंड्स टू एंटीबॉडी इज नोन एज अ एपिटोप। This basically show the presence of antigen, represent the antigen, that's why it is also called antigenic determinants. Whereas the part of antibody which binds to antigen, this is called paratope. It also shows the antibody, it also shows the antibody, it also represent the antibody. That's why it is also called antibody determinants. Now you just imagine this lead of marker is considered as an antigen. And this is the structure of antibody. This part of antibody which binds to antigen is called paratope, also known as a antibody determinants. And the part of antigen which binds to antibody is called epitope, also known as a antigenic determinants. So now antibody binds to antigen, or you can say paratope binds to epitope. Now this complete structure is known as you can say antigen and antibody complex. This is also known as epitope and paratope complex. ठीक है, समझिए आप। ये देखिए एंटीबॉडी, ये है एंटीजन,
इसे हम कहेंगे पैराटॉप, इसे हम कहेंगे एपिटॉप। तो ये एंटीबॉडी एंटीजन को हम क्या कहेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या तो आप कहो एपिटॉप पैराटॉप कॉम्प्लेक्स। तो इस टेक्निक से एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड होती है और फाइनली एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ एंटीबॉडी। सो दिस एंटीबॉडी बेसिकली destroy antigen by this technique। जैसे हमें पता है कि एंजाइम बेसिकली सबस्ट्रेट के साथ कैसे बाइंड होता है, बाय दी लॉकिंग की मॉडल। अ स्पेसिफिक लॉक कैन ओनली ओपन बाय स्पेसिफिक की, सेम वे अ स्पेसिफिक एंजाइम कैन बाइंड टू स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही है। अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी कैन बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन। मैंने, अगर आपने मेरा ये पहले का, इसका पहले एक वीडियो था फीचर्स ऑफ एंटीबॉडी, अगर आपने वो देखा होगा, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्चुअली, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है डाइवर्सिटी और एक प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिसिटी। उसमें मैंने ये चीजें काफी डिस्कस की हुई है। तो ये था हमारा पॉइंट सिर्फ इतना सा ही, स्ट्रक्चर बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंड हमने इसमें देखा एंटीजन का स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपस में कैसे ज्वाइंट होते हैं और कैसे इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है। सो इट वाज अ स्मॉल वीडियो बट आई होप सो यू लाइक दैट, यू अंडरस्टूड दैट। अगर आपको वीडियो सही में दिल से पसंद आया तो प्लीज़ नीचे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले स्क्रीन रोल होके आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।